हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट में यूनिट 5 में हमने बेसिक देखा किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन की अवधारणाओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस और अनदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर। तो हम एक प्रक्रिया देख रहे हैं और एक ढांचे के रूप में देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो विभिन्न प्रकार से कार्य करती है और विभिन्न प्रकार की होती है, इसकी अलग अलग अवधारणाएं आई हैं। हमने बेसिक 2 जो उसके कंसेप्ट्स हैं उनको लिया है। अब हम इन टॉपिक्स को इन डिटेल समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एज अ प्रोसेस है और किस तरीके से एज अ स्ट्रक्चर काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस या संगठन जो एक प्रक्रिया के रूप में होता है, उसके लिए आप बेसिक ऐसे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द प्रोसेस। कैसे कंसीडर किया जाता है उसको प्रोसेस के रूप में? क्योंकि इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन दी सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, एक स्टेप अनदर, ए बी सी डी, नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। जितने सारे स्टेप्स आप करते जाते हैं वो सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, हमने कल समझा था ना, स्टेप 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। और ये जितने भी स्टेप्स हैं इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक प्रोसेस कहलाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स होती हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्रोसेस बनाते हैं। यह संगठन की इसे प्रक्रिया कह करके क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रमिक रूप से एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, तो बेसिक स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है प्रक्रिया की? बेसिक स्टार्टिंग आपकी होती है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के तो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले आप अपना उद्देश्य फाइनल करेंगे, उसको एस्टैब्लिश करेंगे। क्या करेंगे? उद्देश्य की स्थापना करेंगे कि आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको कहां तक पहुंचना है। क्लियर है? फिर अनदर स्टेप आप क्या लेकर के आते हैं? आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का निर्धारण करेंगे। आपने अब क्या किया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में उद्देश्य फिक्स कर लिया कि ये हमारा उद्देश्य है, हमें इसको पूरा करना है। 2 साल में, 5 साल में, 1 साल में, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा? जो वर्किंग होगी उसका निर्धारण करना पड़ेगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो फर्स्ट आपका एलिमेंट था ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कार्य का निर्धारण करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी वर्क। अब आप कार्य का निर्धारण करेंगे और क्या करेंगे? उसको विभाजित करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कि ये सारी वर्किंग है और वर्किंग किस किस टाइप से होगी। क्लियर है? अब जब हमने वर्क डिफाइन कर लिया तो अगला स्टेप क्या आता है? क्लासिफिकेशन एंड रैंकिंग ऑफ दी एक्टिविटीज या क्रियाओं का वर्गीकरण या श्रेणीयन। अब बेसिकली जब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, वर्क की डिवीजन होने के बाद, कार्य का विभाजन होने के बाद जो अगला स्टेप आपका आएगा वो क्या आएगा? आप कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको रैंकिंग दे देंगे कि ये एक्टिविटी पहले आएगी, फिर दूसरी एक्टिविटी आएगी। आपको चीजों को सीक्वेंशियल सीरीज में बनाना है। इतना आप समझ पा रहे हैं? बेसिकली हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस में स्टेप्स ले रहे हैं हम, एक स्टेप है। ये जितनी भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये स्टेप वाइज है, ये इसी प्रकार से होगी। इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित हुआ, उद्देश्य निर्धारित हुआ तो फिर कार्य निर्धारित होगा, कार्य निर्धारित हो गया तो फिर अगला स्टेप क्या आया आपका? उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो जो उसको करने के लिए जो भी क्रियाएं हैं उसको निर्धारित करेंगे आप। फिर अगला स्टेप आप क्या लेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। अब जब हमने एक्टिविटीज का भी वर्गीकरण कर दिया कि क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी उस कार्य को पूर्ण होने के लिए, फिर आप क्या करोगे? आप वर्क का डिवीजन कर दोगे कि अब वर्क जो है वो किस किस को कैसे कैसे अलॉट किया जाएगा। अब वर्क जो है वो इस डिपार्टमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो ये कार्य होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट चीज इंपॉर्टेंट है तो वो कार्य होगा। तो अब आपने क्या कर दिया? कार्य का भी विभाजन कर दिया। क्लियर है आप सभी को? अब आप नेक्स्ट आते हैं एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी या फिर अधिकारों का सौंपन। अब जब आपने कार्य का निर्धारण कर चुके हैं, कार्य को हमने डिवाइड भी कर दिया, हमने कार्य को विभाजित भी कर दिया, तो अब आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये आती है कि आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी या फिर अधिकारों को सौंपेंगे।
किस व्यक्ति को क्या अधिकार दिए जाना चाहिए, उसके विभाग के अनुरूप, उसका जो डिपार्टमेंट है उसके अनुरूप उसको किस प्रकार के कार्यों को सौंपा जाना आवश्यक है, उसको आप निर्धारित करेंगे। तभी आपकी पूरी हायरार्की बनेगी ना, तभी आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए अब आपने क्या किया, जब आपका वर्क भी फाइनल हो चुका है तो आपने क्या डिवाइड किया, अब आपने अथॉरिटी को फाइनल कर दिया, अब आपने अधिकारों को दे दिया लोगों को, ये निर्धारित किया। अब जब ये निर्धारित हो गया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा अथॉरिटी देने के बाद प्रोवाइडिंग मटेरियल रिसोर्सेज एंड अ सूटेबल एनवायरमेंट या भौतिक संसाधन एवं पर्यावरण उपलब्ध कराना। अब जब आपने वर्क अलॉटमेंट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई है, तो आप क्या एनवायरमेंट पर ध्यान देंगे। आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं हम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डे जो 1 होता है उससे ही तो सारी वर्किंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी ना, चीजें धीरे धीरे स्टार्ट की जाएंगी, एक एक स्टेप रखा जाएगा। तो एक एक कदम में हमने उद्देश्य बनाया, उद्देश्य के बाद किस प्रकार से कार्यों का निर्धारण हुआ, कार्य का निर्धारण करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या आया। जिस प्रकार से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक स्टेप रखते जा रहे हैं। आपने सबसे पहले ये डिसाइड किया, आपने उद्देश्य सेट किया कि आपको ये परीक्षा के लिए अपीयर होना है, आपको इस एग्जाम को देना है। फिर आपने उसके लिए जितना भी डेटा होगा वो सब कुछ कलेक्ट किया, फिर आपने उसको डिवाइड किया होगा अलग अलग। अब जब कार्य डिवाइड हो गया फिर आपने उसको अलॉट किया होगा कि आपने, अगर मेरा लेक्चर भी आप अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे जनरल मैनेजमेंट के। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू सीरीज में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि हम इनकी ही सीरीज को फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, आपने उस चीज को फिक्स किया, आपने ये एक टास्क जो आपका था, आपने उस चीज के लिए आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब आप एक एनवायरनमेंट पर ध्यान देंगे। अब आप समझे किस प्रकार से आप हर चीज को प्रबंधन में हम अपने आसपास के वातावरण और स्वयं के जीवन से ही जोड़ करके देख सकते हैं। उसी के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन चल रहा है, क्योंकि हम सभी के जीवन में चल रहा है। तो संगठन में भी यही हो रहा है, एक स्टेप लिए जा रहे हैं। तो अभी तक कितने स्टेप लिए गए थे, अभी तक कितने स्टेप लिए गए थे जिसमें अथॉरिटी तक का अलॉटमेंट था। और अब क्या करना है, आपको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण। हमने देखा था ना, वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सटर्नल इंटरनल जो भी एनवायरनमेंट होते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम हमेशा ही ध्यान में रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। तो अब जब आपने वर्क का डिवीजन कर दिया है, वर्क अलॉट कर दिया है, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप एक अच्छा वातावरण उन्हें प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो भी तो देने पड़ेंगे, बिना मटेरियल रिसोर्सेज के तो वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड करेंगे। आपने मटेरियल दिया, जैसे कि हम आपको क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं ना, मटेरियल कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कि आप यूज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है, मटेरियल रिसोर्सेज, इसके साथ साथ सूटेबल एनवायरनमेंट है आपका। अब देखिए अगली चीज आती है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज प्लेज अ गुड रोल। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस तो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ेगा। हमने जब इतने सारे स्टेप्स लिए तो कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही आएगा। जब आपने उद्देश्य डिसाइड किया, वर्क डिसाइड किया, वर्क को आपने अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया, वर्क का डिवाइडेशन होने के बाद आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल कर दी कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन सा व्यक्ति किस विभाग में कार्य करेगा, किसकी क्या वर्किंग होगी, ये सब कुछ डिफाइन कर लिया आपने। आपने जो उन लोगों के लिए आवश्यक मटेरियल थे, जो रिसोर्सेस थे, जिस प्रकार का वातावरण उनके अनुरूप होना चाहिए, आपने वो सारी चीजें उन्हें दे दी। लेकिन अब ये सब कुछ होने के बाद सबके बीच में एक अच्छा समावेशन, एक अच्छा समन्वय होना चाहिए, एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ताकि वर्किंग कैसी हो, हमारी स्मूथ वर्किंग हो। बहुत ही अच्छी स्मूथ वर्किंग क्या करती है, हमको बेटर रिजल्ट देती है। क्लियर है ये आप सभी को? अब आप समझ पाए किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस या संगठन की अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कुछ इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने बेसिक एलिमेंट्स देखे, अब बेसिक एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ मेन चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की या संगठन की प्रक्रिया में आती ही आती हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो पॉइंट है मेन एलिमेंट में वो क्या है, नीड ऑफ वर्क या कार्य का प्रारूप। नीड ऑफ वर्क से क्या तात्पर्य है? नीड ऑफ वर्क का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप किस कार्य की आवश्यकता है। आपने वहां पर बेसिक चीजें डिफाइन कर रहे हैं हम। बेसिक चीजों में जो मुख्य चीज आती है, प्रमुख चीज क्या आएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क होना चाहिए, किस वर्क की आवश्यकता है,
ये तो बेसिक चीज हुई ना कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ब्रांड की है, फॉर एग्जांपल आप टेबल चेयर बनाते हैं या कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, तो कंप्यूटर डिजाइन के लिए आपको बेसिक वर्किंग क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्यूटर डिजाइन करने की कंपनी है तो उस कंपनी में क्या क्या बेसिक वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, कंप्यूटर की डिजाइनिंग में क्या क्या वर्किंग लगेगी, क्या क्या कार्य लगेगा, ये तो आपको सबसे पहले पता ही होना चाहिए। तो प्रोसेस में आपको वर्क का पता होना जरूरी है या नहीं। तो नीड ऑफ वर्क या फिर कार्य का प्रारूप कि ये इस प्रकार का कार्य होगा तो उसका एक प्रारूप होना चाहिए प्रोसेस में। अगली चीज आपके पास आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर विभागीकरण। अब कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए विभागीकरण किस प्रकार से आवश्यकता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर की भी वर्किंग होगी और सॉफ्टवेयर की भी वर्किंग होगी। कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं ना आप, तो कंप्यूटर कैसी चीज होती है जिसमें कि हार्डवेयर भी होती है पार्ट्स और सॉफ्टवेयर चीजें भी होती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन आप कैसे करेंगे, विभागीकरण आप किस प्रकार से करेंगे, आप हार्डवेयर बनाने वाला जो जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं उन चीजों को आप एक सेटअप करेंगे, उसका एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, और सॉफ्टवेयर मेकिंग के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है आप उन चीजों का सेटअप करेंगे। अब देखिए कंपनी है तो उसमें सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जो चीजें हैं बेसिक ये आएंगी ही आएंगी, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक कंपनी के, एक स्पेसिफिक कंपनी के माध्यम से क्यों समझ रहे हैं, ताकि आप इस चीज को अंडरस्टूड कर पाए बेटर वे में। इसीलिए आप सभी समझे कि अगर हमने एक उदाहरण लिया कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का, तो उसको भी हमने किस तरीके से डिजाइन कर दिया, किस तरीके से हमने भी उसको डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट्स में, तो आप समझ पाए इस चीज को। अब देखिए, अब अगला डिपार्टमेंटलाइजेशन होने के बाद थर्ड चीज क्या आती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या अधिकार अंतरण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब आपने इतना चीज डिसाइड कर ली, आपको नीड ऑफ वर्क पता चल गया है कि वर्किंग क्या होनी चाहिए। उसके बाद अनदर पॉइंट क्या था आपका, अनदर पॉइंट आपका था कि जिसमें कि आपने विभागीकरण किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया। अब आप उसके बाद का जो स्टेप आता है आपका, मुख्य रूप से जो होना ही होना चाहिए वो क्या आएगा, वो आएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आप अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को। इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्किंग है कंप्यूटर डिजाइन वाली कंपनी में, तो वो आप इंजीनियर्स को हायर करेंगे, उनको वो वर्किंग अलॉट करेंगे। जिसने बेसिक हार्डवेयर से रिलेटेड कोर्सेज किए होंगे उसको आप हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी वर्किंग होगी वो अलॉट करेंगे। तो आपने डिवाइडेशन कर दिया ना, आपने ये डिसाइड कर दिया कि किसको क्या अलॉट करना है, किसको क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, किस प्रकार की वर्किंग की, तो ये चीजें आपकी आ गई। अब अनदर पार्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप या फिर औपचारिक संबंधों की स्थापना करना। या फिर देखिए अब क्या होता है, जब कभी भी कंपनी बनती है, कंपनी में अलग अलग लेवल्स डिसाइड हो जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, पर लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि उनको रिपोर्ट किसको करना है। अगर उसको ये क्लियर होगा तो कभी भी कोई भी क्वायरी या डिफिकल्टी आएगी तो वो जा करके उसको रिपोर्ट कर सकता है, उससे पूछ सकता है, या वर्किंग कंप्लीट होने पर उसको इन्फॉर्म कर सकता है। क्योंकि अगर एक टास्क दिया है, ठीक है, आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, अब कंप्लीट करने के बाद आप फ्री बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है कि अगला टास्क क्या करना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपको वर्क किसको रिपोर्ट करना है। तो वर्क होने के बाद भी आप अगला काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वर्क कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए क्लियर होना चाहिए कि आपको रिपोर्ट किसको करना है। तो वर्किंग कंप्लीट होने के बाद भी हम पूरा डेटा कंप्लीट करने के बाद उसको वो डेटा ट्रांसफर कर देंगे, उसको इन्फॉर्म कर देंगे, तो हमको अगला काम मिल जाएगा। और अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी, कोई भी कठिनाई आएगी, तो भी हमारे पास ऑप्शन होगा जा करके मिलने का। इसीलिए आवश्यकता किसकी होती है कि ये एक रिलेशन मेंटेन रहे, कहीं ना कहीं वो औपचारिक जो संबंध है वो बना रहे। इसीलिए आप उसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते हो कि किसका कौन टीम लीड है या कौन मैनेजर है, किसको किसको रिपोर्ट करना है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है, अलग अलग टीम लीड होता है, अलग अलग टीम्स डिवाइड हो जाती है कंपनी में, टीम ए बी सी या L1 L2 L3, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अलग अलग नाम से अपनी टीम्स रखती हैं हर डिपार्टमेंट की। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लीडर्स होते हैं, टीम लीड्स होते हैं, वो वहां पर आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके ये चीज क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ पाए कि क्या मेन प्रोसेस में क्या क्या वर्किंग होती है। अब देखिए ये एलिमेंट आपको क्लियर है। अब अनदर पॉइंट, हमने कंसेप्ट में दो चीजें देखी थी, दो अवधारणाएं थी। एक हमने देखी थी प्रोसेस के रूप में, छोटे छोटे हमने स्टेप्स लिए, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स का समावेशन हमारा क्या कहलाया, एक प्रॉपर प्रोसेस कहलाया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन
एज अ स्ट्रक्चर की। जो दूसरी अवधारणा थी वो संगठन के और ढांचे के रूप में थी। अगर हम ढांचे के रूप में देखते हैं संगठन को, संगठन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर refers to a structure in which the tasks are divided among the people, divided among the people working in the activity the objectives of the organization। ये क्लियर है। controlling their duties, what they are doing is they are controlling their duties and responsibilities, and formal inter relationship between them are mentioned। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं, ताकि जितनी भी वर्किंग हो वो सारी वर्किंग पर एक कंट्रोल रख सके, उनको मॉनिटर कर सके, और कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटीज और अथॉरिटीज जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब कुछ अलॉट कर सके। इसीलिए एक स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। समझ पाए आप सभी? देखिए बेसिक तात्पर्य हमने यहाँ पर क्या बताया स्ट्रक्चर या ढांचा बनाने का, कि संगठन के जो उद्देश्य है उनको तो प्राप्त करना है, ये तो हम जानते हैं कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना है। अब उसको फुलफिल करने में संगठन का स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करेगा, वो व्यक्तियों के मध्य कार्यों का जो विभाजन करना है, उनको कर्तव्य और उनके जो उत्तरदायित्व है उनका निर्धारण करना, उन चीजों को उनको डिफाइन करना, उन चीजों का निर्धारण करना है कि भाई ये जो वर्किंग है ये आपकी है, ये जो वर्किंग है वो उनकी है, ये अलग अलग तरीके से लोगों को अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पर अपना एक कंट्रोल स्टैब्लिश करना। अगर चीजें स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगी या अलग अलग जिसको हम बोल सकते हैं ढांचे के रूप में होंगी, तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। जब कभी भी जो कंपनी का साइज होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई स्मॉल यूनिट है बिजनेस की, तो उसमें ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, क्योंकि लिमिटेड एम्प्लॉइज होंगे। लिमिटेड एम्प्लॉइज को डील करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एरिया, आपको पता है कि कितने पर्सन है। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें तो ये अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो क्या हर एक पर्सन से इंटरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सब पर हमारी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। उसके लिए चीजों को ना एक स्ट्रक्चर और ढांचे के फॉर्म में बना देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल भी रह सके और चीजें गड़बड़ भी ना हो, और हमारी आई भी इतने सारे लोगों पर रह सके, जिसके लिए हम अलग अलग लोगों को अथॉरिटी और सीनियर डिपार्टमेंट्स हम डिफाइन कर देते हैं कि इस डिपार्टमेंट का ये सीनियर है, इस डिपार्टमेंट का ये सीनियर है। इससे क्या होगा, वो सारे जो सीनियर्स होंगे वो आकर के हमको रिपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उस पूरे डिपार्टमेंट का कंट्रोल आ गया या नहीं आ गया। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में क्या होता है, हमारे क्षेत्र में पार्षद होता है। हम सभी पर्सन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारी डिमांड्स होती हैं, वो चीजें हम अगर डायरेक्टली एक एक करके जाके बताएंगे तो क्या पॉसिबल हो पाता है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी जितनी भी लिस्ट होती है वो सारी की सारी चीजें किसको बताते हैं, कहीं ना कहीं हम पार्षद को जाके बताते हैं, और वो पार्षद क्या करता है, वो सारी चीजों के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, या आपके एरिया में जो भी बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजों के लिए वो आपको हेल्प करेगा। इसीलिए हम उसका चुनाव करते हैं, उसको चुनते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, हमारे एरिया का पार्षद हो गया। अब आप समझ पाए, इसीलिए सेम इसी पैटर्न में आप समझिए ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है। संगठन का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ढांचा बना लिया, तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर। सारे एम्प्लॉइज जो है अपनी क्वायरी अगर सीनियर के पास या मैनेजर के पास या एमडी के पास लेके जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। एक मनुष्य की एक क्षमता होती है ना, वो इतने कितने लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनेगा या डील करेगा। तो अब उसको कौन रिपोर्ट करेगा, एचआर डिपार्टमेंट को कोई क्वायरी आ रही है, एचआर डिपार्टमेंट के लोग जो एचआर मैनेजर उसको बताएंगे, मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो बताएंगे, और ये लोग आके फिर रिपोर्ट किसको कर देंगे, एमडी को कर देंगे, सीईओ को कर देंगे। तो प्रॉब्लम भी हमारी पता चल गई, उसको रिजॉल्व होने का ऑप्शन भी मिल गया, और हम सभी लोगों तक रीच भी कर पाए, जैसे कि हमने अपने लोकल एरिया के पार्षद के माध्यम से समझा। सेम चीज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश हो रही है। इसलिए आप समझे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देने के लिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हम क्या चीजें देख रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमने डिवाइड कैसे किया है, स्ट्रक्चर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या कार्यात्मक संगठन ढांचा, और अनदर वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर प्रभागीय संगठन ढांचा। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं,
और जो आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी हम बहुत सारी चीजें पढ़े जा रहे हैं। अब देखिए जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉमनली यूज होने वाला है, कॉमनली इसी टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो इसी प्रकार का होता है। अब जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फॉलो करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो उनको और ज्यादा अप्रोच लगानी पड़ती है, सिस्टमेटिक, और ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक उनकी रीच पहुंच सके और कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर सके हम मैक्स टू मैक्स लोगों को। इसीलिए सिंपल और कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसका यूज करती है, वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करती है। अब हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने फंक्शनल और डिवीजन देखा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वन जो कि हमारा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि कॉमनली यूज होता है। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या कार्यात्मक संगठन जो होता है उसको भी हमने किस तरीके से हायरार्कियल फॉर्म में डिवाइड किया है ये समझिए। आप सभी संगठन का भाग हैं, इमेजिन करके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बिल्कुल भी इस बात से आप नहीं हट सकते, हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन और संगठन का भाग हैं, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। जैसे हम जब कभी भी साइंस पढ़ते थे तो साइंस में भी हम यही अप्रोच रखते हैं ना, जब बचपन में आप पढ़ते होगे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते होगे तो आप जहां भी जाते थे आप हर चीज को इमेजिन करके देखते थे ना कि अच्छा तो ये रीजन है। आपने बार बार न्यूटन्स लॉ पढ़ा, आपने डिफरेंट लॉज पढ़े, तो आप सारी चीजों को आसपास चलते हुए देखते थे, उन चीजों को आप महसूस कर पाते थे, और जो आपके आसपास आपके रोज के जो जीवन में जो घटनाएं होती थी कहीं ना कहीं उन सारी घटनाओं को हम विज्ञान से जोड़ करके देखते थे। ऐसा होता था या नहीं होता था, जब कभी भी हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा तो उस चीज को भी हम बार बार समझ पाएंगे। फिर हमको समझ में आएगा कि अगर ये जो पेन है इसको मैं छोड़ रही हूँ वो नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कौन सा फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो अब ये चीज आपको हमेशा के लिए समझ में आ गई, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको वापस से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट था उसको समझ लिया। जब कभी भी हम फिजिक्स में फ्रिक्शन पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, फ्रिक्शन हमने पढ़ा तो हम जब कभी भी बाहर अपनी स्कूटी या बाइक या साइकिल लेकर के जाते थे तो हम फिर समझ पाते थे किस तरीके से जो रोड है उसमें और जो हमारी स्कूटी का टायर है या साइकिल का जो टायर है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो आपने जिस प्रकार से फिजिक्स में और विज्ञान में आसपास के वातावरण से उदाहरणों को समझा और इमेजिन किया, वैसे ही प्रबंधन में करना है आप सभी को। प्रबंधन में भी आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें आसपास हो रही हैं उन सभी को समझिए, उन सभी चीजों को रिलेट कीजिए, तभी आप बहुत अच्छे से प्रबंधन विषय को समझ पाएंगे। बहुत डिफरेंट नहीं है, इसलिए इसको साइंस भी बोला गया है। अभी अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में हम फंक्शनल देख रहे हैं, तो फंक्शनल में क्या क्या चीजें आती हैं, हमने फंक्शनल में क्या किया, एक प्रॉपर हायरार्कियल फॉर्म में इसको डिवाइड किया, जिसमें कि सबसे ऊपर क्या आएगा, एमडी आएगा या मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर तो एक है कंपनी का, वो तो मल्टीपल नहीं हो सकते, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन डिफरेंट हमने क्या किया था प्रोसेस में, डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए थे। तो यहाँ पर क्या किया आपने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड किया, आपकी कंपनी है, आपकी किसी भी चीज की कंपनी है, जैसे हमने कंप्यूटर कंपनी बोली थी कि कंप्यूटर डिजाइन कराना है, अब कंप्यूटर बनाने की जो कंपनी है उसमें प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सी चीजें लगी हुई, उत्पादन विभाग होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। प्रोडक्शन कर रहे हैं ना आप सभी, कंप्यूटर बना रहे हैं, तो अब कंप्यूटर बनाने की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, जो प्रोडक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको डील करेगा। उसके बाद फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर विपणन विभाग जो होगा वो क्या करेगा, मार्केटिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी, सेल्स करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, जो भी कुछ मार्केट से रिलेटेड करना है वो सब कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही डील करने वाला है। अनदर वन इज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जस्ट बिकॉज हम क्या बना रहे हैं, हम कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं, आप कंप्यूटर बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लगेगा, उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकलिटी है उसके लिए, तो वो एक डिपार्टमेंट हो गया आपका। अब अनदर वन क्या आ गया आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर वित्त विभाग। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें क्या लगेगा, कहीं ना कहीं कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, किस तरीके से कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होगी, कितने का रॉ मटेरियल आएगा, सेल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिफरेंट जगह पर जितना भी खर्च होगा, जितनी भी अमाउंट लगेगा, वो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा। तो हमने एग्जाम्पल में क्या कंपनी ली है, क्या कंपनी ली है हमने एग्जाम्पल में,
हमने कंप्यूटर डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? हमने कंप्यूटर डिजाइन करना है। अब कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर लिए। अब आप समझे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, जो भी फंक्शनिंग करनी है उसके लिए हमने डिफरेंट विभाग बना लिए। एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर सेट हो गया एमडी के अंदर में, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। इसके आगे हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया था, हमने 4 डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए थे। क्या क्या डिपार्टमेंट्स है हमारे? रिमेंबर दिस, एक एमडी था कंपनी का, एक प्रबंधक संचालक था, एक एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर एक था। उसके अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था और फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ये था या नहीं था? अब इसमें क्या क्या वर्किंग होगी वो समझिए। हमको आवश्यकता क्यों पड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड करने की? तो अब आप अगर इन डिटेल समझेंगे, पहले लगता होगा ना कि प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है या क्या आवश्यकता है, इतना ही सामान्य है तो इतनी आवश्यकता ही क्यों है, या एक विषय के भी रूप में क्यों ले लिया, या फिर कहीं ना कहीं हम सोचते होंगे कि मैनेजमेंट तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नॉर्मली डेली लाइफ से हम समझ सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है। आप अगर बहुत बारीकियों में जाते हैं तब आप समझ पाते हैं कि कितना अधिक इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को स्टडी करना। इसीलिए जोड़ा गया आपके एग्जाम में, बिल्कुल भी वर्थफुल है, बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। अब आप समझिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, हमने सिंपल एग्जांपल लिया है कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए। अब एक कंप्यूटर बनाने की जो कंपनी है ना, उसमें भी अपन ने 4 डिपार्टमेंट ले लिए। अब देखिए कि वो 4 डिपार्टमेंट हमने क्यों लेने पड़े, हमको क्यों बनाने पड़े। पहला जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, उत्पादन व्यवस्था या प्रोडक्शन सिस्टम। उत्पादन व्यवस्था, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी। बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? उन सारी चीजों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उन सारी चीजों को आपको परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, आपको उन सभी के लिए सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं परचेज करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो क्या आवश्यक होगा? हमको कहीं ना कहीं परचेज करना पड़ेगा, बहुत सारा। क्या परचेज करेंगे आप? जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीजें आपको खरीदनी है उस चीज को बनाने के लिए, वो सारा रॉ मटेरियल आप लेंगे। चाहे कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको आईसी लेनी हो, स्क्रीन लेनी हो, मॉनिटर लेना हो, असेंबल करते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट चीजें लेते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में स्क्रीन होती है, फिर उसके साथ सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अब ये सारे इक्विपमेंट्स या तो आप खुद डिजाइन कर रहे होगे या तो फिर आप असेंबल कर रहे होगे, लेकिन इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा। अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप क्या करेंगे, उसमें स्क्रीन भी ले रहे होंगे, आप हो सकता है मे बी कि स्क्रीन भी खुद डिजाइन कर रहे हैं, या डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है। आप अलग अलग जगह से बाय करते हैं ये सारी चीजें, तो परचेजिंग हो रही है। तो प्रोडक्शन करने में रिलेटेड जितनी भी परचेजिंग है वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। अब उत्पादन व्यवस्था हम देख चुके थे, प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सारी चीजें आपको अरेंज करनी है, वो सारी चीजें सिस्टमेटिक हमने करी। उसके बाद फिर ये सारी चीजें जब आपने सारा कुछ कलेक्ट कर लिया, पूरा मटेरियल अपने पास ले आए, सारी चीजों को आपने बाय कर लिया, अब सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं आप किस चीज का ध्यान रखोगे? क्वालिटी कंट्रोल या फिर गुणवत्ता नियंत्रण। आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि अगर आपको डिजाइन करना है किसी भी चीज को, आउटकम आपका बेटर हो, इसलिए क्वालिटी भी मेंटेन हो। आपने कहीं से स्क्रीन ली है, कहीं से आपने आईसी ली है, कहीं से दूसरे जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारी चीजें परचेज की, सबकी कॉम्बिनेशन से आपने कंप्यूटर डिजाइन किया। अब वो चीज आपकी उतनी क्वालिटीफुल हो, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में इमेज वैसी बनेगी। आपको प्रोडक्ट कैसा देना है? आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जो उसका इनिशियल स्टेज में जो वर्किंग हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी क्वालिटी कंट्रोल होगी, वहीं पर बेसिक क्वालिटी का वो ध्यान रखेंगे। अगर बेसिक मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो क्या आउटकम अच्छा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप क्वालिटी मेंटेन इनिशियल स्टेज में करेंगे तो ही अच्छा आएगा, करेक्ट ना? तो ये आप समझ पाए किस प्रकार से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या उत्पादन विभाग की बहुत सारी वर्किंग हो गई। अब देखिए सेम इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हम बात करें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या आता है? सेल्स प्लानिंग। आपने प्रोडक्शन किया,
प्रोडक्शन करना ही क्या काफी है? प्रोडक्शन के बाद अगला चरण क्या आएगा? मार्केटिंग आएगा। अब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, फिनिश होने के बाद आपकी गुड्स जो है वो मार्केट में सेल आउट करनी है, तो उसकी सेल्स करने के लिए भी तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी ना, कि केवल आपने डिजाइन करके रख लिया और आपका मार्केट में सेल हो जाएगा। नहीं, सेल्स रिलेटेड भी बहुत सारी वर्किंग होती है। तो ये सारी वर्किंग कौन डील करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट डील करता है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन भी होता है मार्केटिंग में। अब आप समझ पा रहे होंगे इन शॉर्ट की क्या करते हैं बेसिकली मार्केटिंग वाले। तो सेल्स प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से सेल करवाना है मार्केट में, कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होंगे जो ये लेंगे, टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना, तो बहुत सारी वर्किंग हो गई। अब एडवर्टाइजमेंट करना, उन चीजों का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना, अलग अलग मीडियम्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के। आप सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हो, रेडियो के थ्रू कर रहे हो, जो भी आप मीडियम चूज कर रहे हो, तो किस मीडियम का अभी करंट ट्रेंड जो है वो चल रहा है। आप टीवी के थ्रू लोग ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट है उसको देख के बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू होंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू होंगे। तो आपकी जिस प्रकार का आपका प्रोडक्ट होगा उस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करते हुए उस प्रकार के मीडियम को चूज करोगे। तो अब ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारी चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। तो ये क्लियर है आपको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट हुआ। अगला देखते हैं हम सेल्स रिसर्च। अब सेल्स तो प्लान की, लेकिन सेल्स करने की रिसर्च भी करनी पड़ेगी हमको। हमने ऑडियंस भी देखी, सेल्स हमारी मार्केट में कितनी हुई है, कितनी और हो सकती है, फ्यूचर के लिए क्या चीजें हमको आवश्यक हैं जो इम्प्रूव करनी है। तो ये सारी वर्किंग भी करते हैं मार्केटिंग वाले। सिर्फ ये बेसिक प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं रिसर्च भी करते हैं, किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं। वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च भी चल रही होती है। डिफरेंट मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उस जैसे सिमिलर प्रोडक्ट, कंप्यूटर बनाने की आपकी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल XYZ, जो भी नाम है उसका, दूसरी भी कंपनी है। अब दूसरी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या पॉलिसी है, किस रेट पर वो सेल कर रही है, हमारे लिए क्या बेटर रेट होगा, तो ये सारी चीजें कौन करेगा? ये सब कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा। तो ये सब कुछ सेल्स रिसर्च का पार्ट आ गया। तो आप समझ पाए कि एक एक डिपार्टमेंट के पास कितनी सारी वर्किंग है करने के लिए। दिखने के लिए हमें कुछ भी नहीं लग रहा था ना, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दिख रही थी, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ टास्क हैं करने के लिए, इसीलिए हम मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। अब देखिए अगला डिपार्टमेंट आपका क्या था? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग विभाग। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी उनको अपने अकॉर्डिंगली, उनकी टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को मैनेज करना, क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो अपना बेसिक मैनेजमेंट करेंगे, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग। ठीक है, कंप्यूटर बना रहे थे ना हम, तो कंप्यूटर बनाने के लिए डिजाइनिंग, जो उनको टेक्निकलिटी डिजाइनिंग के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो उन चीजों को लेंगे, उन चीजों पे वर्क करेंगे। जो भी उनको वैसे एम्प्लॉयज चाहिए उनकी हायरिंग होगी, और वो सब कुछ मिलकर के कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? डिजाइनिंग कर रहे होंगे। बहुत सारी वर्किंग लगती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, बहुत सारी चीजें आप इंस्टॉल करते हो उस पर, तो नंबर ऑफ वर्क्स आर देयर। तो यहाँ पर डिजाइनिंग आ जाएगी। और किस तरीके से, कैसा, देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है। पहले कैसे कंप्यूटर्स चलते थे, कंप्यूटर की भी आपने जनरेशन पढ़ी है ना, पहले ट्यूब चलते थे, फिर बाद में आईसीज आई, तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते गए, चेंजेस होते गए। किस प्रकार से कंप्यूटर के लार्ज साइज को छोटा करते करते हमारे हाथ में टैब आ गया, और अब हम टैब के थ्रू कंप्यूटर में जितनी सारी वर्किंग होती थी मोस्टली वर्किंग आप उसके थ्रू कर पाते हैं, लैपटॉप, टैब। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से जनरेशन चेंज हुई, तो अपडेशन होता गया। अपडेशन कैसे होता गया? कहीं ना कहीं रिसर्च तो चली रही है ना इंजीनियर्स की, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, मार्केट में करंटली क्या चल रहा है ट्रेंड, मार्केट में रिक्वायर्ड क्या है। अगर मार्केट में अभी जो ट्रेंडिंग है वो अगर आपका टैब रिक्वायर्ड है, तो आप कहीं ना कहीं लैपटॉप बनाने की जगह आप रिकमेंड इंजीनियर्स क्या करेंगे कि हम टैब डिजाइन करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जो भी उनको लगेगा वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो ये कौन दे पाएगा? ये सिर्फ इंजीनियर ही दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग। अब पैकेजिंग, अब बाकी सारी चीजें होने के बाद जो भी उसके लिए रिलेटेड पैकेजिंग है वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंजीनियर्स की भी बहुत सारी वर्किंग है। अब कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी व्यक्ति बना लेगा, उसमें तो बहुत कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट आपको हायर करना पड़ेगा, तो उनका भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो वो सारी टेक्निकलिटी को हैंडल कर रहा होगा, इसलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया। अब लास्ट वन,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग, क्योंकि वित्त ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बन पाएगी आपकी, है ना, तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले आता है ये। अब देखिए फाइनेंस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या वित्तीय लेखांकन। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी भी हमने चीजें ली, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जितने भी खर्चे किए, जो भी उसने रॉ मटेरियल बाय किया, जो भी उसने चीजें कलेक्ट की, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइजिंग में जहां जहां भी पैसा लगाया, वो सारी चीजें, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो भी डिजाइनिंग के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, जिसने जो भी कुछ लिया है, वो सारी चीजों का लेखा जोखा कौन रखेगा, कितना कितना अमाउंट खर्च हुआ है, वो सारी चीजों का लेखा जोखा रखेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं पूरा लेखांकन मेंटेन कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। कॉस्ट काउंटिंग, अब कितनी कॉस्ट लगी है, किस किस चीजों में कितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हम, ऐसी कहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं कि हमको और अच्छे रेट में चीजें मिल जाए, क्वालिटी भी चीज हो लेकिन हमको कॉस्ट कटिंग भी पॉसिबल हो पाए हमसे, तो ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट रखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश करता है ना कि मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए, मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में ही हमको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, तो ये कॉस्ट कटिंग पर ध्यान रखेंगे। कम से कम सैलरी में एम्प्लॉयज जो हैं वो आ जाए हमारे पास कंपनी में काम करने के लिए। फिर अगला बजट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही एक बजट सेट करके देगा कि इतना ही पैसा आपको एडवर्टाइजिंग में लगाना है, इतने का ही आपको परचेजिंग करनी है, इतना ही टारगेट है हमारा। तो ये सारी चीजें बजटिंग के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिफाइन करी। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप समझ पाए नंबर ऑफ वर्किंग्स आर देयर। आज तक हम सुन रहे थे केवल कि मल्टीपल टास्क आर देयर, मल्टीपल टास्क, बहुत सारे काम होते, बहुत सारे काम होते, पर हमने एक सिंपल सा कंप्यूटर बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारे काम पढ़ लिए, इतनी सारी वर्किंग पढ़ ली। अब इनके साथ और भी चीजें आती हैं, लेकिन हमारे लिए अभी एक बेसिक समझना जरूरी है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में बनाना जरूरी है। अब हमने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए ना, तो कहीं ना कहीं इसका एक हेड होगा, इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, हर डिपार्टमेंट का हेड होगा। ये सब कुछ जा करके रिपोर्ट किसको कर लेंगे, ये सब जा करके रिपोर्ट करेंगे एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो कहीं ना कहीं एमडी का इन सारी वर्किंग पर कंट्रोल हो गया। डायरेक्टली क्या वो इतनी सारी चीजों पर कंट्रोल रख पाते, नहीं रख पाते, तो वो किनके मीडियम से रख रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनके मीडियम से रख रहे हैं। इसलिए डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, ढांचे के रूप में बनाना कितना आवश्यक है, आप सभी समझ पाए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक का क्लियर है आप सभी को। अब देखिए अनदर वन आता है हमारा